हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ भाई कि जो आपका रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने केवल 2 ही बातें पढ़ी थी। पहली थी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, और दूसरी चीज़ पढ़ी थी वेग स्थिरांक क्या होता है। ठीक है भाई, वेग स्थिरांक जिसको हम कैसे डिनोटेट करते थे। अब वेग का मतलब आपको क्या बताया था कि एकांक समय में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला जो परिवर्तन था वो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता था। और यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताई थी भाई, कौन कौन सी बताई थी कि जब वेग क्रियाकारक के सापेक्ष निकाला जाता था तो बाहर माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता था, और जब वेग उत्पाद के सापेक्ष निकाला जाता था तो बाहर पॉजिटिव चिन्ह का उपयोग किया जाता था। ठीक है जी, वेग स्थिरांक क्या बताया था आपको। वेग स्थिरांक बताया था कि क्रियाकारक की इकाई सांद्रता पर जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है उसी को क्या बोल दिया जाएगा, वेग स्थिरांक बोल दिया जाएगा भाई। यहाँ पे देखो एक चीज और पड़ी थी, वेग की इकाई, वेग की इकाई क्या आई थी हमारे पास, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास वेग की इकाई आई थी मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। और वेग स्थिरांक जो होता था कि उसकी इकाई आपके पास क्या आई हुई थी, के बराबर यहाँ आया था मोल बटे लीटर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। n यहाँ पे होता था रेट ऑफ n यहाँ पे क्या होता था, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। ये 2 चीज़ आपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी भाई। अब देखो लेक्चर नंबर 2 में जो आप पढ़ेंगे उसको भी थोड़ा ध्यान से समझते जाना भाई। अब देखो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पहला टॉपिक है आपका अणु संख्यता। अणु संख्यता, देखो जी अणु संख्यता का मतलब क्या है। अणु संख्यता को समझने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो सिंपल एक रिएक्शन लेता हूँ, A + 2B = प्रोडक्ट। अब देखो अणु संख्यता के लिए आपको क्या करना है, जो आपका क्रियाकारक है, क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों को आपको गिनना है। देखो तो इस अभिक्रिया के लिए एक तो A है, B कितने हैं 2, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 3। तो इस रिएक्शन की, इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी हो गई, 3 हो गई। एक दूसरी रिएक्शन लो भाई, A + B + C = प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया की अणु संख्यता की बात करें तो इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि एक A है, एक B है, एक C है, तो इसकी अणु संख्यता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी भाई। तो अणु संख्यता की परिभाषा आप कैसे लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में जो क्रियाकारक होता है उस क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों की जो संख्या है उसी को क्या बोल दिया जाता है, अणु संख्यता बोल दिया जाता है। देखो भाई हम लिख सकते हैं अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। ठीक है भाई, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को आप क्या बोलते हो, अणु संख्यता बोलते हो। और देखो एक तो रिएक्शन और देख लो भाई, मैं आपसे बोलूं N2 + 3H2 = 2NH3, इस अभिक्रिया की अणु संख्यता कितनी होगी, एक बार बताइएगा भाई, बताओ। देखो
एक तो नाइट्रोजन का अणु है, एक 3 हाइड्रोजन के अणु हैं, 3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी अणु संख्या? 4 हो जाएगी। ठीक है भाई, एक और रिएक्शन देख लो, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। इस अभिक्रिया की अणु संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का अणु है और एक इसका अणु है, क्लोरीन का अणु है, तो एक और एक कितनी हो जाएगी? 2। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अणु संख्या का मतलब क्या है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु, परमाणु या अणु की संख्या को क्या बोल दिया जाता है? अणु संख्या बोल दिया जाता है। ठीक है जी। अब देखो लेक्चर नंबर 2 का सेकंड टॉपिक पे हम आते हैं भाई। देखो जी, सेकंड टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई। वो है आपकी अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। देखो भाई ध्यान से कि अभिक्रिया की कोटि का मतलब क्या है। जैसे आपने अभी जब वेग स्थिरांक की इकाई निकाली थी, वेग स्थिरांक की इकाई क्या आई हुई थी आपके पास? मोल बटे लीटर की पावर 1 - n और टाइम इनवर्स। तो वहाँ पर जो n हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? अभिक्रिया की कोटि। तो उस कोटि को हम पढ़ेंगे। अब देखो, कोटि को पढ़ने से पहले मैं आपको एक नियम बताता हूँ, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको समझो भाई, इसको थोड़ा सा अगर आप लिख रहे हो नोटबुक में तो अलग से लिखना भाई। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम देखो क्या बोलता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है भाई, रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको समझने के लिए क्या करो, एक एग्जांपल लो भाई। जैसे मैंने अब ले लिया A + 2B इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यह आपकी कोई रिएक्शन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा? इन क्रियाकारकों की जो सांद्रताएं हैं ए, इसकी तो A की पावर जाएगी क्योंकि इसका गुणांक 1 है, और B की पावर इतनी चली जाएगी 2 क्योंकि इसका गुणांक 2 है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग इन क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के क्या है? समानुपाती। इस नियम को ही क्या बोला जाता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। और यहाँ से जो ये समीकरण बना हुआ है, इस समीकरण को बोला जाता है वेग अवकल समीकरण। वेग अवकल समीकरण। समझ में आया भाई? तो समझो, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है इन क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। बात ध्यान में ये रखनी है आपको कि क्रियाकारकों के जो गुणांक हैं, वेग नियम या वेग अवकल समीकरण लिखते समय इन क्रियाकारकों के जो गुणांक है इनको इन्हीं के पावर में ले जाना है आपको। ठीक है जी। देखो एक और मैं आपको लिख दूं कि A + B + C, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? देखो वेग समानुपाती A B C ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम हो गया। इसको समझ लेना भाई। अब फिर से हमारे टॉपिक पे आते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कुछ भी नहीं है, सिंपल है।
मैं एक आपको अभिक्रिया लेके समझाता हूँ भाई, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि का क्या मतलब है। अभिक्रिया को सिंपल ऐसे ले लो भाई, जैसे आप ले ली 2A + B = प्रोडक्ट, 2A + B = प्रोडक्ट। यहाँ से अगर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार वेग लिखेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार वेग लिखेंगे तो वेग किसके समानुपाती होगा, A⁴ और B⁴1। ये हमने क्या किया, द्रव्य अनुपाती क्रिया के अनुसार वेग लिख दिया। ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं है। इस समीकरण को आप क्या बोलते थे, वेग अवकल समीकरण, वेग अवकल समीकरण। अब आओ कोटि की परिभाषा पर। देखो कोटि क्या होती है, किसी अभिक्रिया के वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का जो योग है उसी को क्या बोल दिया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि। देखो इस समीकरण को आपने क्या बोला, वेग अवकल समीकरण। इस वेग अवकल समीकरण में जो आपके क्रियाकारक हैं, इन क्रियाकारकों की जो सांद्रताओं की घात है उनको जोड़ दो, वो जो जोड़ आएगा वो योग आएगा, वही क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो देखो लिखो भाई एक बार, अभिक्रिया के वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है भाई, वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की जो सांद्रता है इनके घातों का योग को क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि बोलेंगे। अब देखो कोटि के ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ भाई आपको। क्वेश्चन ये है कि आपको वेग अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार से दे दिया। पहले क्वेश्चन ये है, वेग A⁴2 और B⁴1/2। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ आपको वेग अवकल समीकरण ये दिया हुआ है, कोटि क्या होगी। आपको क्या करना है, इन क्रियाकारकों की जो सांद्रताएं हैं इनकी जो पावर उसको ऐड तो करना है। अब बताओ 2 + ½ कितना होगा, 2 + ½ कितना हो जाएगा, 5/2। तो 5/2 क्या हो जाएगा, आपका कोटि हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करो भाई, आपको वेग अवकल समीकरण कुछ इस प्रकार से दे दिया, A⁴3/2 और B⁴1। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी भाई बताओ। इसमें भी देखो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, वही 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, अणुसंख्यता और रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है उसमें अंतर करना है। अणुसंख्यता और रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है उसमें आपको क्या करना है, अंतर करना है। तो हम लिख सकते हैं कोटि व अणुसंख्यता में अंतर। देखो सिंपल है भाई, एक तरफ कोटि लिखो, एक तरफ अणुसंख्यता लिख देना। समझो, देखो ध्यान देना, किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि है प्रैक्टिकल रूप से डिटरमाइन की जाती है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है, जबकि ये सैद्धांतिक रूप से ही ज्ञात की जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं कोटि जो है प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है, प्रायोगिक रूप से निर्धारित होती है, और जो अणुसंख्यता है ये सैद्धांतिक रूप से ज्ञात की जाती है, सैद्धांतिक रूप से ज्ञात की जाती है।
ध्यान देना भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोटि है उसका मान जो है 0 से 3 तक हो सकता है। मिनिमम हो सकता है 0, मैक्सिमम हो सकता है 3। इन 0 और 3 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है भाई। और जो अणु संकेत है उसका मान 0 नहीं हो सकता, यह कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, नहीं भिन्न संख्या के रूप में हो सकता है। ये तो सिंपल ऐसे होगा 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है जी। अब देखो तीसरा अंतर देखो, कोटि जो है जटिल अभिक्रियाओं के लिए भी लागू होती है, जबकि अणु संकेता जो है जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होती है भाई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जटिल अभिक्रियाओं पर भी लागू होती है। और लिख सकते हैं अणु संकेता जो है जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू नहीं होती है, जटिल अभिक्रियाओं के लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संकेता का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है भाई। ये अंतर आपको ध्यान रखना है भाई। कोटि और अणु संकेता में अंतर कौन कौन से हो गए? पहला अंतर तो क्या था, कोटि जो है प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है, अणु संकेता जो है सैद्धांतिक रूप से ज्ञात की जाती है। कोटि जो है 0 से 3 तक हो सकती है, मिनिमम मान 0 हो सकता है, मैक्सिमम मान कितना हो सकता है 3, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, जैसे 1/2 3/2 कुछ भी हो सकता है। जबकि जो अणु संकेता है वो ना तो 0 हो सकती है, ना ही भिन्न संख्या के रूप में हो सकती है, सिंपल ऐसे चलेगी 1 2 3 4 ऐसे चलेगी। और क्या है, कोटि जो है जटिल अभिक्रियाओं पर भी लागू होती है, जबकि जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संकेता का कोई मतलब नहीं होता। अभी देखो ये क्या है भाई, ये समझो जटिल अभिक्रिया का मतलब क्या है। देखो जी, जटिल अभिक्रिया, देखो जटिल अभिक्रिया का मतलब सिंपल है, वे अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में कंप्लीट होती है उनको क्या बोल दिया जाता है? जटिल अभिक्रिया। ये क्या होती है? एक से अधिक पदों में, एक से अधिक पदों में संपूर्ण होने वाली अभिक्रियाओं को क्या बोल दिया जाता है? जटिल अभिक्रिया बोल दिया जाता है भाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पढ़ लेना भाई एक बार ध्यान से। आगे चलते हैं अब देखो अपनी 12th क्लास में क्या भाई, 2 प्रकार की कोटि हैं, एक है शून्य कोटि की अभिक्रिया और एक है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो दोनों ही कोटियों की अभिक्रियाओं को अभी कंप्लीट करते हैं, अभी समझ में आ जाएंगे आपको 2-4 मिनट में, ठीक है भाई। तो हेडिंग डालो आप, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है भाई। बहुत ध्यान लगा के सुनना भाई, जब ये समझ में आएगा। अब देखो एक बार तो समझ लेते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या था। अब फिर से कोटि की परिभाषा पे आओ। कोटि की परिभाषा क्या बोलती थी आपकी, कि अभिक्रिया के वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का जो योग है वो कोटि होती थी। ध्यान देना, अभिक्रिया के वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग कितने क्या होती थी? कोटि। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या है, कि वे अभिक्रिया जिनके वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या आएगा? 0 आएगा, तो 0 कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है भाई। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, वे अभिक्रिया जिनके वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग 0 होता हो,
उसी को क्या बोल दिया जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोल दिया जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। देखो फिर से परिभाषा पे आओ, बताओ भाई कोटि की परिभाषा क्या बोलती थी, वे अभिक्रिया जिनके वेग अवकल समीकरण में क्रिया कारकों की संदर्भताओं के घातों के योग क्या होता है, शून्य होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है भाई, अब देखो इसको समझते हैं आगे। मान के चलो आपकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना भाई, क्या मान के चलो आपकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। समझना ध्यान से, समझना बिल्कुल ध्यान से समझना रे। ए से प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो आपको मान के चलना है, माना t इज इक्वल टू 0 समय पर आपका जो क्रियाकारक था उस क्रियाकारक की सांद्रताओं को आपने माना स्मॉल a। अब t बराबर 0 समय पर आपका स्मॉल a है ये क्रियाकारक, तो प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। अगले समय की बात करते हैं, t बराबर t समय पर, t बराबर t समय पर क्या होगा, क्रियाकारक कुछ कम हो जाएगा, उत्पाद कुछ बन जाएगा। तो ये हो गया, मान लिया इसमें से अगर x कम हो गया तो ये हो गया a माइनस एक्स, ये बन गया x। समझ में आ गया भाई आपको। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भाई, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे। लगाओ द्रव्य अनुपाती क्रिया के, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से। अब देखो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या बोलता था, बोलना भाई एक बार बोलना रे। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या बोलता था कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो यहाँ से देखो वेग किसके समानुपाती हो जाएगा, ए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पावर में क्या आएगा भाई, इसकी पावर में क्या आएगा, जीरो को, कि हम जीरो कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं भाई। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब ये तो है जिनकी वेग अवकल समीकरण में इस क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों को योग 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 0। ठीक है भाई। अब देखो समानुपाती स्थिरांक को हटाओ, वेग बराबर क्या आता था, वेग स्थिरांक आता था, इसको हम k नॉट नाम दे देते हैं। और a की पावर 0 मीन्स 1 हो जाता है भाई, किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 ही तो होता है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, लिख देना a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब देखो आपने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसको हम dx अपॉन dt लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k नॉट। ये आ गया समीकरण नंबर 5। इस समीकरण को बोला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण। तो लिख देना समीकरण 1 को शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण कहा जाता है। समीकरण 1 को क्या बोला जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण बोला जाता है। अब ध्यान देना भाई, बात को समझना। समीकरण 1 जो है आपको 2 बातें सिखाएगा, उन दोनों ही बातों को थोड़ा गौर से समझना आप, ठीक है जी। अब देखो समीकरण 1 हमको क्या क्या बातें सिखाएगा उनको भी समझ लो भाई। समझो समीकरण 1 से हम क्या क्या सीख सकते हैं। समीकरण 1 से हम 2 बातें सीख सकते हैं। समीकरण 1 से सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात यह है कि रासायनिक जो आपकी शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग है, ध्यान देना, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग है किसके बराबर है, k नॉट के बराबर है। और k नॉट क्या है आपका, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो पहली बात क्या लिखेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है। तो लिखो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग उसके वेग स्थिरांक के
बराबर होता है। यही तो बातें बता रहा है ये, dx अपॉन dt इक्वल टू के नोट। जो वेग है किसके बराबर है, के नोट, और के नोट क्या है आपका शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो लिख देना यहाँ पे dx अपॉन dt, आगे काम में आएगा भाई, dx अपॉन dt इक्वल टू के नोट। दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है, जनरली होता है क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, परंतु शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है क्रियाकारक की सांद्रता से कोई लेना देना नहीं रखता। तो हम लिख सकते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, इन दोनों ही बातों को ध्यान से समझना। हमारा जो समीकरण एक था dx अपॉन dt इक्वल टू के नोट, इस समीकरण को क्या बोला जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण। दो बातें आपको सिखाएगा। पहली बात तो क्या है, dx अपॉन dt किसके बराबर है, के नोट के, और के नोट हमारा क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो हमने क्या लिखा कि समीकरण एक से पहली बात, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग मतलब dx अपॉन dt उसके वेग स्थिरांक के बराबर है, मतलब किसके बराबर है, के नोट के बराबर है। दूसरी बात, शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग है किस पर डिपेंड नहीं करता, क्रियाकारक की सांद्रता पर डिपेंड नहीं करता। खुद देख लो भाई, बताओ यहाँ पे कोई क्रियाकारक की सांद्रता आई हुई है तो नहीं आई हुई, तो हम कह देंगे निर्भर नहीं करता। अब देखो समीकरण एक को सोल्व करते हैं आगे। समीकरण एक से, समीकरण एक से बात को समझना है ध्यान से। समीकरण एक से हम क्या लिख सकते हैं, dx बराबर के नोट dt, ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन आई हुई है इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है भाई। ठीक है, हम लिख सकते हैं उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन, अगर इस समीकरण का आप समाकलन करेंगे तो करो भाई, dx बराबर के नोट dt। अब ध्यान देना भाई, बायोलॉजी वाले इधर देखना रे एक बार, dx का जो समाकलन है वो हो जाएगा x। तो देखो dx का समाकलन हमने लिख दिया x, के नोट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई समाकलन होता नहीं है, बाहर आ जाएगा। अब जिस प्रकार से dx का x हुआ था उसी प्रकार से dt का क्या हो जाएगा, t, प्लस में c क्या आ जाएगा, समाकलन नियतांक आ जाएगा। c क्या है यहाँ पे, समाकलन नियतांक। अब देखो बात को थोड़ा ध्यान से समझना भाई। अब c की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है, c की वैल्यू यहाँ से पहचाननी है कि c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये t है भाई, t के नोट t, ठीक है ना। देखो c की वैल्यू को समझने के लिए आपको क्या करना होता है, आप बस एक बात याद रखना कि t बराबर 0 समय पर जो x होता है 0 होता है। c की वैल्यू निकालने का एक तरह का भाई आपके पास यहाँ पे कि t बराबर जब 0 समय था उसी समय क्या होता था, x बराबर 0 होता था। ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है कि t बराबर 0 समय पर x कितना होता है, 0 तो रखो, इसी इक्वेशन में रखो भाई। तो देखो x 0 रखना है और t 0 रखना है, x की जगह 0 रखा बराबर के नोट, t की जगह 0 रखा मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस c। तो यहाँ से c का मान कितना आएगा, 0। इसका मतलब c का मान शून्य कोटि अभिक्रिया में कितना आया, 0 आ गया। ठीक है भाई, अब देखो इसको, अब देखो 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो हम लिख देंगे c का मान को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केवल x बराबर के नोट t, क्योंकि c तो 0 हो चुका, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर के नोट t, और के नोट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से x अपॉन t। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन नंबर 2 को बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलन समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया का, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलन समीकरण। तो ये हुई आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया भाई। देखो एक बार और समझने की कोशिश करना, बताओ भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है भाई, क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का जो योग है उसको कोटि बोलते हैं। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया कि वे अभिक्रिया जिनकी क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग कितना होता है, शून्य होता है, उनको शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं।
देखो हमने माना ए कोई आपका रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट पी में बदल रहा है, माना टी बराबर 0 समय पर इस क्रियाकारक की सांद्रता स्मॉल ए लेके चले थे आप, प्रोडक्ट आपका 0 बनेगा। टी बराबर टी समय पर ये कुछ कम हो गया, ए माइनस एक्स हो गया, ये कितना हो गया, एक्स हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाया, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है क्रियाकारक की सांद्रता के घातों गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहाँ पे घात कितने आएगी, 0, क्योंकि 0 कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे हो भाई, तो यहाँ से वेग आ गया के नॉट, क्योंकि ए की पावर 0 मतलब हो गया ए की। वेग को आप लिखते हो dx/dt बराबर के नॉट। इस समीकरण को क्या बोला जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण। इसका आपने क्या कर दिया, समाकलन, और यहाँ से क्या है हमारे पास के नॉट बराबर x/t। इसको बोला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकल समीकरण। इसी को भाई अभी थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। देखो अब देखो शून्य कोटि अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब इसी में दूसरा आपका छोटा टॉपिक है शून्य कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है के नॉट, उसकी इकाई के नॉट हमारे पास क्या भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसकी इकाई के नॉट की इकाई आपको लिखनी है। अब देखो के नॉट का मतलब हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब बताओ भाई के की इकाई होती क्या थी आपके पास, के इक्वल टू होता था मोल बटे लीटर की पावर 1 - n टाइम इनवर्स, ये तो होता था भाई। अब देखो n बराबर कितना है, 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो लिखो कि n बराबर कितना है, 0 शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, तो k का मान कितना जाएगा, के नॉट का मान कितना जाएगा, ऐसे मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स। ये क्या आ गया आपके पास, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई आ गई। इसी में दूसरा टॉपिक है अर्धायुकाल, इसको समझना भाई। अर्धायुकाल, अर्धायुकाल को आप टी हाफ, टी के नीचे छोटा सा हाफ लगा हुआ है, या टी 50% से डिनोट करते हैं भाई। अब देखो सबसे पहले तो समझो भाई अर्धायुकाल हाफ लाइफ टाइम होती क्या है। देखो कोई भी अभिक्रिया है, अब कोई भी अभिक्रिया होने का मतलब आपको समझाया था कि कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट पी में बदल रहा होगा। तो देखो अर्धायुकाल वो टाइम होता है जिस पर होता क्या है, क्रियाकारक के आधे अणु किस में बदल जाते हैं, प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। समझिए भाई, वो समय जिस पर क्या होता है आपकी आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है। तो आधी अभिक्रिया को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, अर्धायुकाल बोल दिया जाता है। ठीक है भाई, तुम लिखेंगे वह समय जिस पर क्रियाकारक के आधे अणु या परमाणु उत्पाद में बदल जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, अर्धायुकाल कहलाता है, अर्धायुकाल बोला जाता है, काल कहलाता है। ठीक है भाई, वो समय जिस पर क्रियाकारक के आधे अणु या परमाणु किसमें बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं, उस समय को क्या बोला जाता है, अर्धायुकाल बोला जाता है। या हम लिख सकते हैं वो टाइम जिस पर आपकी आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसी को क्या बोल दिया जाता है, अर्धायुकाल बोल दिया जाता है। अब आपको निकालना क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ध्यान से समझना भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए के नॉट का मान कितना आया था, अभी x/t आया था। अब देखो ध्यान देना भाई, अगर अर्धायुकाल की आपको कैलकुलेशन करनी है तो x को मानना है आपको a/t। मानना क्या होता है ये भाई a क्या था आपका, क्रियाकारक की t बराबर 0 समय पर सांद्रता। अब टोटल कंप्लीट आप a लेके चले थे, अब t हाफ पर ही आधी हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। और t को तो आप क्या मान के चलते हो, t हाफ। इन दोनों चीज़ों को इसमें
इनपुट करो भाई। देखो के नोट बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, के नोट इक्वल टू एक्स की जगह a/2, टी की जगह टी हाफ। तो यहाँ से टी हाफ कितना आएगा भाई आपका, यहाँ से टी हाफ कितना आ जाएगा आपका, a/2 के नोट आ गया भाई, a/2 के नोट। a/2 के नोट क्या है आपका, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, टी हाफ अर्धायुकाल है, ए है टी बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, और के नोट तो आप पहचाने के भाई, के नोट क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। ये समझ में आया आपको, आगे होगा भाई समझ में। अब अगली बात भी सीख लो भाई यहाँ पे जल्दी से। 2-3 उदाहरण याद रखना भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। देखो जी, पहला कौन सा भाई, अमोनिया का अपघटन, N2+3H2 याद रख लेना। दूसरा क्या याद रखोगे भाई, H2+Cl2 इक्वल टू 2HCl। ये क्या आपके शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, इनको आराम से याद कर लेना भाई आप, ठीक है जी। शून्य कोटि अभिक्रिया में एक टॉपिक और बचा भाई, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो जी, अब हम पढ़ेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ। शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ ध्यान देना भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ, शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ। समझो रे ध्यान से, शून्य कोटि अभिक्रिया के ग्राफ आपको बनाने हैं। ऐसे करता हूँ भाई, आज मैं आपको ग्राफ दे देता हूँ, बनाने आपको खुद को ही है, कल फिर समझा दिया जाएगा आपको ये तीनों ग्राफ, ठीक है। देखो ग्राफ आपको ये बनाने हैं भाई। पहला आपको बनाना है dx/dt और समय के बीच, ठीक है भाई, या फिर इसको वेग लिख सकते हैं भाई, वेगित है ये वेग समय ग्राफ। दूसरा ग्राफ आपको बनाना है, दूसरा ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है भाई आपको। दूसरा ग्राफ देखो, आपको दूसरा ग्राफ बनाना है x और t के बीच में, ठीक है भाई। x और t के बीच में ना लेना, ये दोनों ग्राफ आपको बनाने हैं, अन्यथा कल आपको समझा दिए जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो ये दोनों ग्राफ आप बना लेना। अब आते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया पर। 0 कोटि की अभिक्रिया भाई कंप्लीट हो गई, बिल्कुल ढंग से समझ लेना। अब पढ़ते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो परिभाषा में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा भाई। 0 कोटि की परिभाषा आपने कैसे बोली थी कि वे अभिक्रिया जिनके वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग कितना होता है, 0 होता है तो 0 कोटि की अभिक्रिया, अगर 1 आएगा तो कौन सी हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कैसे लिखोगे आप, वे अभिक्रिया जिनके वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग कितना होता है भाई, 1 होता है, उसको क्या बोल दिया जाएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोल दिया जाएगा। अब समझो आपकी इस कहानी क्या है भाई, पूरी कहानी को समझो आप। तो वही कहानी है, मान लिया ए आपका कोई प्रोडक्ट है, ए आपका कोई रिएक्टेंट है, वो पी प्रोडक्ट में बदल रहा है। कहानी वही रहेगी भाई, माना t = 0 समय पर ये ए है, ये 0 है, t बराबर t समय पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस x हो जाएगा, ये x बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो काम आएंगे इसलिए हम लिख देते हैं, a क्या है आपका, t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, t बराबर 0 समय पर क्रियाकारक की सांद्रता, ठीक है भाई। और यहाँ पे a माइनस एक्स क्या है आपके पास,
t बराबर t समय पर क्रियाकारक की सांद्रता और x क्या है, t बराबर t समय पर उत्पाद की सांद्रता, t बराबर t समय पर उत्पाद की मात्रा या सांद्रता। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो ये तो अपने कोई समस्या नहीं, लिख दिया, अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या करते थे हम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाते थे। तो लगाओ भाई, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से बताना भाई, बताना रे एक बार, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है भाई, देखो सुनो, रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे वेग किसके समानुपाती हो जाएगा यहाँ पे, इस a माइनस एक्स की पावर 1 के समानुपाती होगा, a माइनस एक्स की पावर 1। वेग को क्या लिखते हैं, dx अपॉन dt। वेग को आपने लिखा dx बाई dt। दुनिया जानती है समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो नियतांक लगाते हैं, नियतांक आपका क्या आता है, वेग स्थिरांक, और यहाँ पे वेग स्थिरांक क्या आएगा, k1, और ये a माइनस एक्स का a माइनस एक्स पावर 1 लगाने से कोई मतलब है ही नहीं भाई आपको। समीकरण 1, इस समीकरण 1 को हम क्या लिखते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण। लिख लेना भाई, खुद ही लिख लेना, आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अब लिखने की। इस समीकरण 1 को क्या लिखते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण। लिख लिया, ठीक है, आगे चलो भाई। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो जी, समीकरण 1 को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई, dx अपॉन a माइनस एक्स, इसको नीचे ला सकते हैं, और d2 किधर ले आओ, ये हो जाएगा k1 dt। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आई हुई है इसका क्या करना है, समाकलन करना भाई। उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, उपरोक्त समीकरण का समाकलन करने पर, देखो भाई इस समीकरण का समाकलन करो, dx अपॉन a माइनस एक्स बराबर का k1 dt। अब देखो ध्यान देना भाई, ध्यान आपको क्या रखना है, जो ये है ना dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का log ऑफ e की पावर a माइनस एक्स, ये होता है इसका। तो हम लिखेंगे माइनस का log ऑफ e की पावर a माइनस एक्स, k1 कांस्टेंट है भाई वहां पे, जैसा कि नॉट आपका कांस्टेंट होता था ना, उसी प्रकार से ये k1 भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। वहां पे dt का क्या होता था t, तो यहाँ पे भी t होगा प्लस c, और यहाँ पे c क्या है, समाकलन नियतांक, वहां पे भी तो समाकलन नियतांक होता था, समाकलन नियतांक, ठीक है रे। अब बताओ मेरे भाइयों, आप c की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन लगाया करते थे आप, क्या कंडीशन थी वो, कि t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर x कितना हुआ करता था, 0 हुआ करता था। दोनों कंडीशन अप्लाई करो, जल्दी से करो भाई। जहां पे आपको t दिखे वहां पे 0 करना है, जहां पे आपको x दिखे वहां पे 0 कर देना है, बिल्कुल सही हो जाएगा काम आपका। log ऑफ e की पावर a, x की जगह 0 रखा, 0 ही हो गया भाई, कोई मतलब नहीं। a बराबर ये k1 t 0 बराबर c, तो c का मान कितना आ गया से, माइनस का log ऑफ e। अब इस c के मान को इसी समीकरण में रख दो जल्दी से, क्या आएगा, माइनस का log ऑफ e की पावर a माइनस एक्स बराबर k1 t, और c का मान कितना है, माइनस का log ऑफ a, माइनस का log ऑफ a। ठीक है अभी आ गया। अब क्या करो, log वाली वैल्यू को एक तरफ ले लो भाई, इसको इधर लेके जाओ जल्दी से, तो ये क्या हो जाएगा, इधर लेके जाने पर प्लस का हो जाएगा भाई, log ऑफ a माइनस का log ऑफ a माइनस एक्स बराबर k1 t। अब देखो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, फॉर्मूले को ध्यान से समझना। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला कुछ ऐसे हुआ करता था आपका, फॉर्मूला क्या होता है आपका, log m माइनस
log n ये होता है log m बाई n। देखो ये log m माइनस log n, तो ये जो log m बटे n तो हम लिख सकते हैं log e की पावर a अपॉन a माइनस x बराबर क्या बचा k1t। अब एक और बड़ी समस्या है, अगर आप log e की बेस को log 10 की बेस में चेंज करना चाहते हैं तो 2.303 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है। करो भाई, देखो जैसे इस प्रकार लिख सकते हैं, log e को हम लिख सकते हैं 2.303 log 10, ठीक है जी। लिखो भाई 2.303 log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा k1t। अगर यहाँ से आप k1 की वैल्यू निकालना चाहो, यहीं से आप k1 की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आएगी, k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2.303 बाई t log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस एक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट समीकरण। समीकरण 2 नाम दे दो भाई इसको, और समीकरण 2 को बोला जाएगा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकल समीकरण। क्या बोला जाएगा इसको, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग, ठीक है भाई। ये आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक बार और देखो जल्दी से, बताओ भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रिया जिनकी वेग अवकल समीकरण में क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग 1 होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कहानी कुछ ऐसी रचनी है आपको, कोई रिएक्टेंट था A, P प्रोडक्ट में बदल गया, T बराबर 0 समय पर क्रियाकारक है स्मॉल a, उत्पाद 0 होगा, T बराबर T समय पर क्या होगा, क्रियाकारक घटकर a माइनस एक्स हो जाएगा, उत्पाद आपका कितना बन जाएगा, x बन जाएगा। ये देख लेना भाई, a क्या है, a माइनस एक्स क्या है, x क्या है। अब अपने द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगा दिया, वे किसके समानुपाती हो जाएगा, a माइनस एक्स की पावर 1। पावर 1 लगाने से भी कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ से dx अपॉन dt, dx बाई dt क्या आ गया, k1 a माइनस एक्स। इस समीकरण एक को क्या बोला जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण। इसी समीकरण को आपको सोल्व करना है भाई, इसका समाकलन करना है। समाकलन करना है तो समाकलन करने पर, सोल्व करने पर कुछ ये वैल्यू आएगी, और इसी को क्या बोला जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग समाकल समीकरण। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। अब जैसे आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया में क्या कहता है, इसके बाद के नोट की वहाँ पे इकाई निकाली थी, यहाँ पे k1 की इकाई निकालेंगे। ऐसा निकाल तो अपने भाई पहले से ही निकाली हुई है। देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, टॉपिक क्या है आपका, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई। देखो के की इकाई क्या होती है आपका, जल्दी लिखो, मोल बटे लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। एन बराबर कितना भाई 1, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एन बराबर 1 लिखो तो क्या आ जाएगी, के बराबर टाइम इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या आ जाएगी आपके पास, टाइम इनवर्स आ जाएगी भाई। ठीक है, इसके बाद होता था अर्धायुगाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल। भाई समझना रे, आराम से खुद मेहनत करना, घर पे बैठ के बार बार देखना, तब जाके समझ में आएगा। अर्धायुगाल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुगाल वही है, इसको भी टी हाफ से प्रेजेंट करेंगे भाई। परिभाषा वही होगी, टी हाफ की परिभाषा, कि वो समय जिस पर आधी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसी समय को क्या बोला जाता है, अर्धायुगाल बोला जाता है। अब वहाँ पे कुछ अलग तरीका था सोल्व करने का, यहाँ पे कुछ अलग होगा। देखो वहाँ पे के नोट के अनुसार सोल्व किया, यहाँ पे k1 के अनुसार सोल्व करेंगे। यहाँ पे तो k1 कितना आया था अभी आपका, बोलो भाई बोलो जल्दी बोलो, k1 कितना आया था 2.303 बाई टी log ऑफ 10 टू बेस a अपॉन a माइनस एक्स। बताओ क्या मानते थे यहाँ पे, t को आप क्या मानते थे, t हाफ, x को क्या मानते थे, a बाई 2। करो जल्दी से, k1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी log 10 टू बेस a अपॉन a माइनस का a बाई 2।
टी की जगह टी हाफ रखेंगे रे, टी हाफ को इधर ले जाओ 2.303 बाई K1 और ये हो जाएगा लॉग। अब बताओ मेरे भाइयों सुनो ध्यान से, a में से a/2 गया तो a/2 बचेगा। अगर a में a/2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। जल्दी से ध्यान देना भाई, टी हाफ क्या हो जाएगा 2.303 बाई K1। अब ध्यान देना भाई log 10⁻² की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। इसको गुणा करो जल्दी से, मेरे को तो याद है भाई, मैं तो लिख देता हूँ डायरेक्ट। टी हाफ कितना हो जाएगा, अगर 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाए 0.693 बटे क्या आ रहा है K1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल हो जाएगा। क्या भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, टी हाफ = 0.693 बटे K1। ये आ जाएगा आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। एग्जाम्पल, प्रथम कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी ध्यान देना भाई, जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव अपघटन होते हैं, रेडियो एक्टिव अपघटन, वो किसके अंतर्गत आते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं भाई। ठीक है जी। अब देखो आगे देखो भाई ध्यान से, एक समीकरण और है भाई इसमें, प्रथम कोटि अभिक्रिया में एक समीकरण है, इसको कर लेते हैं। देखना जी, उस समीकरण को बोला जाता है विल्हेल्म समीकरण। विल्हेल्म समीकरण बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। देखना भाई, विल्हेल्म समीकरण में क्या माना गया, जो आपका a था उसको क्या माना गया, C0 माना गया, a माइनस एक्स को CT माना गया और कुछ नहीं किया गया। K1 कितना आया था जल्दी बताओ, K1 बराबर 2.303 बाई T लॉग a/a माइनस एक्स। लिख दो जल्दी से, क्या लिखोगे जल्दी लिखो भाई, K1 बराबर, अब देखो इसको भी लिख सकते हैं log e, लिख सकते हैं इसको भाई log e लिख सकते हैं ना, log e लिख दो इसको जल्दी से, log e बाई टी और ये हो जाएगा a/a माइनस एक्स। ये K1t हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो K1t बराबर log e की बेस a/a माइनस एक्स। अब देखो अब a को क्या माना गया C0, इसको क्या माना गया CT, लिख दो K1t इक्वल टू log e की बेस C0 बटे CT। अब log को इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये जो वैल्यू है ना सारी e की बेस में चली जाएंगे, तो ये हो जाएगा e की पावर K1t बराबर C0 बटे CT। यहाँ से क्या आएगा भाई, यहाँ से C0 बराबर क्या जाएगा, C0 इक्वल टू हो जाएगा CT और e की पावर K1t, या हम लिख सकते हैं CT क्या हो जाएगा C0 e की पावर माइनस का K1t। दोनों ही क्या है आपकी विल्हेल्म समीकरण है भाई। यहाँ तक आपको समझ में आया गया होगा। अब देखो ध्यान देना भाई, आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट में पढ़ी थी अणुसंख्यता। अणुसंख्यता क्या होती थी बताओ भाई एक बार। अणुसंख्यता का मतलब होता था किसी अभिक्रिया में जो क्रियाकारक हैं उन क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को क्या बोल दिया जाता है, अणुसंख्यता बोल दिया जाता है। उसके बाद पढ़ी थी कोटि। कोटि क्या होती है, किसी भी अभिक्रिया के वेग अवकल समीकरण में भाग लेने वाले क्रियाकारक के अणु, परमाणु या आयनों की संख्या, उसको क्या बोल दिया जाता है, कोटि। उसके बाद कोटि और अणुसंख्यता में अंतर पढ़ा था। उसके बाद पढ़ी थी आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि अभिक्रिया का बताओ भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अवकल समीकरण क्या होता है, K0 इक्वल टू dx/dt, dx/dt बराबर K0 जो आया था उसने दो बातें हमको सिखाई थी, पढ़ लेना। उसके बाद आया था शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलन समीकरण क्या आया था, K0 बराबर x/t। उसके बाद आया था शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या आई थी, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, जो वेग की इकाई के बराबर होती है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या सीखा था आपने, उसके बाद सीखा था भाई अर्धायुकाल इसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल कितना आया था, T½ इक्वल टू a/2 K0। उसके बाद आई थी प्रथम कोटि अभिक्रिया। प्रथम कोटि अभिक्रिया में क्या आया था भाई, अवकल समीकरण क्या आया था, अवकल समीकरण क्या था भाई प्रथम कोटि अभिक्रिया का,
पढ़ लेना जो भी आया था भाई। और आपका जो समाकलन समीकरण था वो क्या आया था, K1 बराबर क्या आया था 2.303/t log 10⁻⁴ a/x। और विलहेल्म समीकरण पढ़ा था वो आपका ये है CT = C0 K1t। आगे जो लेक्चर नंबर 3 होगा, ध्यान देना रे, ध्यान देना आराम से। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, ध्यान देना भाई, एक तो समीकरण पढ़ेंगे जो बीच में छूटे हुए हैं, समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, ये चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया कंप्लीट है। उसके बाद आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन करवाए जाएंगे भाई, 0 कोटि और प्रथम कोटि के बीच भी हो सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में फोकस क्या रहेगा भाई, इन क्वेश्चनों पर फोकस रहेगा आपका। टोटल कम से कम 15-20 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे देंद्र भाई। तो लेक्चर नंबर 3 जब भी पढ़ने में मजा आएगा जब भाई आप थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, एक बार थ्योरी कंप्लीट करना, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू, ओके।